हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जस्ट यू एसोसिएट्स। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है चैप्टर 1 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर ये एक्ट 1973 में था। इसके अंदर जो एक्ट ये है, अगर हम ओपन करेंगे तो उस सबसे ऊपर ब्रैकेट में लिखा हुआ है 2 ऑफ 1974। इसका मतलब है ये सेकेंड एक्ट ऑफ 1974 है। ये प्रेसिडेंट ने इसकी असेंट दी थी 25 जनवरी 1974 को। शुरुआत करने से पहले चैप्टर 1 की, जिसके अंदर सेक्शंस 1 से लेके 5 तक दिए गए हैं, हम सबसे पहले जानेंगे कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है क्या। बेसिकली कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है कि किस तरीके से किसी भी लॉ को हमें प्रोसीड करना है। लॉ दो तरह के हैं, सब्सटेंशिव लॉ, प्रोसीजरल लॉ। सब्सटेंशिव लॉ होते हैं जैसे इंडियन पेनल कोड, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट या कोई भी ऐसा एक्ट जिसके अंदर राइट्स एंड ड्यूटीज दी गई हैं किसी भी इंडिविजुअल की। अब उसके अंदर जो सेक्शन, जो प्रोविजन दिए गए हैं, इंडियन पेनल कोड, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट या ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट या कोई भी एक्ट, उसको किस तरीके से हम प्रोसीजर में लाएंगे तो वो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में दिया गया है, सिविल प्रोसीजर कोड में दिया गया है, क्योंकि ये सारे एक्ट जो हैं ये प्रोसीजर लॉ है। अब हम शुरुआत करते हैं। शुरुआत हम करते हैं सेक्शन 1 से। सेक्शन 1 सीआरपीसी। सेक्शन 1 जो दिया गया है वो है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। ये जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, कब ये शुरू हुआ था, कब ये इनएक्ट हुआ था, ये कहाँ तक बिलोंग करता है, कहाँ पर ये प्रोविजन अप्लाई नहीं करते। जैसे कि जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है ये पूरे इंडिया में अप्लाई करता है एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। एंड मोर ओवर जो इसके कुछ चैप्टर्स हैं, चैप्टर 8, चैप्टर 10, चैप्टर 11, ये स्टेट ऑफ नागालैंड और ट्राइबल एरियाज में ये अप्लाई नहीं होते हैं। और अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट वहाँ की कोई लॉ बनाती है तो वहाँ पर ये इम्प्लीमेंट हो सकते हैं। अब हम आते हैं सेक्शन 2 के ऊपर, जो कि डेफिनेशन है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी किसी भी बुक्स का, किसी भी प्रोसीजर का। होता क्या है कि हम लोग डायरेक्ट सेक्शन पे चले जाते हैं, डायरेक्ट सेक्शन चलने के बाद हम लोग उसी अकॉर्डिंगली हम लोग चलते हैं, पर हम सेक्शन 2 नहीं पढ़ते, क्योंकि सेक्शन 2 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का नहीं, हर एक्ट का हमें पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंपॉर्टेंट पीस ऑफ सेक्शंस है। अब सेक्शन 2 अगर हम पढ़ेंगे, सेक्शन 2 के अंदर जो है सेक्शन 2 से लेके सेक्शन 2Y तक डेफिनेशंस दी गई हैं। सेक्शन 2A क्या है? सेक्शन 2A है बेलेबल ऑफेंस। बेलेबल ऑफेंस कौन से ऑफेंसेस होते हैं? हमारे सीआरपीसी में जो फर्स्ट शेड्यूल दिया गया है उसमें ऑफेंसेस को डिफाइन किया गया है, ये बेलेबल है, नॉन बेलेबल है। इससे पहले हम जानेंगे ऑफेंस क्या होता है। ऑफेंस होता है कोई भी किया गया अपराध जिसके अंदर हमारे ऊपर केस परस्यू होता है, एक्यूज के ऊपर केस चलता है, कोई भी एफआईआर रजिस्टर होती है। बेलेबल ऑफेंस का मतलब है वो ऑफेंसेस जिसके अंदर बेल हैंड टू हैंड हो जाती है, उसके अंदर कोई भी फॉर्मल बेल एप्लीकेशन की या किसी भी बेल एप्लीकेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि इसका एग्जांपल है एक्सीडेंट का केस 279-304A या 279-338 आईपीसी, या कोई भी ऑफेंस जो बेलेबल इन नेचर है, तो वो बेलेबल ऑफेंस होते हैं, इसके अंदर एप्लीकेशन की जरूरत नहीं होती। सेकंड है चार्ज। चार्ज का मतलब है चार्ज इंक्लूड्स एनी हेड ऑफ चार्ज व्हेन द चार्ज कंटेन्स मोर हेड्स देन वन। अगर कोई भी ऑफेंस होता है जिसके अंदर किसी के खिलाफ जब उसको कोर्ट में पेश किया जाता है चार्जशीट के टाइम, तो उसके ऊपर जो ट्रायल चलता है, किस प्रोविजन में ट्रायल चलेगा, उसको हम चार्ज कहते हैं। चार्ज हमारी डेफिनेशन में दिया गया है, और अगर हम बाद में सेक्शंस को देखेंगे तो उसमें पूरा डिफाइन भी है। चार्ज सिंपली मीन्स कि किसी भी एक्यूज के ऊपर किस तरीके से हमें केस चलाना है। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 2 सब सेक्शन सी, कोग्निजेबल ऑफेंसेस। कोग्निजेबल ऑफेंसेस भी फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन है। कोग्निजेबल ऑफेंसेस आर दोज ऑफेंसेस जिसके अंदर पुलिस ऑफिशियल्स बिना किसी वारंट के, बिना किसी मजिस्ट्रेट की परमिशन के अरेस्ट कर सकते हैं। कोग्निजेबल ऑफेंसेस आर दोज केस इन विच पुलिस ऑफिसर्स अंडर टाइम अरेस्ट विदाउट वारंट, जैसे कि चोरी 379, मर्डर, रेप, इसके अंदर पुलिस ऑफिशियल्स को किसी भी वारंट की किसी भी जरूरत नहीं है, पुलिस ऑफिशियल्स डायरेक्ट उसको अरेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेक्शन 2 सब सेक्शन डी, कंप्लेंट। कंप्लेंट क्या होती है?
कंप्लेंट होती है कोई भी कंप्लेंट जो मैजिस्ट्रेट के सामने दी जाती है, आइदर ओरली या इन रिटर्न फॉर्म। जो हम कंप्लेंट वर्ड कई बार यूज करते हैं, हमने पुलिस थाने में कंप्लेंट दी, वो कंप्लेंट सेक्शन 2 सब सेक्शन डी में नहीं आती है। कंप्लेंट का सिंपल मतलब है कि मैजिस्ट्रेट के सामने जो भी हम केस फाइल करते हैं सेक्शन 200 सीआरपीसी के अंदर उसको कंप्लेंट दी जाती है। अब कुछ केसेस के अंदर जैसे इसमें एक्सप्लेनेशन दी हुई है, अ रिपोर्ट मेड बाय ए पुलिस ऑफिसर इन ए केस व्हिच डिस्क्लोजेस आफ्टर इन्वेस्टिगेशन द कमीशन ऑफ ए नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस शैल बी डीम्ड टू बी ए कंप्लेंट and the police officer by whom such report is made shall be deemed to be complainant। इस एक्सप्लेनेशन का मतलब ये है कि अगर कोई भी कंप्लेंट पुलिस थाने में जाती है, उसके बाद ये हमें पता लगता है कि इसके अंदर ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, जिसके अंदर पुलिस ऑफिशियल्स बिना मैजिस्ट्रेट की परमिशन के एफआईआर रजिस्टर नहीं कर सकते। तो जब पुलिस ऑफिशियल्स मैजिस्ट्रेट के सामने कंप्लेंट देंगे तो उसको कंप्लेंट की डेफिनेशन में काउंट किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा हाई कोर्ट, सेक्शन 2 सबसेक्शन ई हाई कोर्ट। हाई कोर्ट का मतलब है किसी भी स्टेट में एक हाई कोर्ट फॉर दैट स्टेट जो पूरी सुपरविजन करती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की इन रिलेशन टू यूनियन टेरिटरी टू विच द जुडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट फॉर स्टेट हैज एक्शन, दैट इज हाई कोर्ट। इस तरीके से हाई कोर्ट को डिफाइन किया गया है। फिर नेक्स्ट है सेक्शन 2F इंडिया। इंडिया मींस कोई भी टेरिटरीज जो जहां तक ये कोड एक्सटेंड होता है। नेक्स्ट है सब सेक्शन 2 सब सेक्शन जी इंक्वायरी। इंक्वायरी का मतलब है कि कोई भी मैजिस्ट्रेट जो इंक्वायरी कंडक्ट करता है अदर देन ए ट्रायल कंडक्टेड अंडर दिस कोड बाय मैजिस्ट्रेट। इस लाइन का मतलब है जैसे कोई कंप्लेंट सेक्शन 200 में फाइल होती है तो मैजिस्ट्रेट बिफोर इशूइंग कोई भी प्रोसेस या कोई भी समन्स जो कंप्लेनेंट से जो इंक्वायरी करता है कि ये केस है या नहीं है, उसको इंक्वायरी कहते हैं। इंक्वायरी के बाद ट्रायल शुरू होता है कि पूरा सम्मन होना, चार्ज फ्रेम होना, एविडेंस होना। फिर है सेक्शन 2 सब सेक्शन H इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन होती है जो पुलिस ऑफिशियल्स के पास जब कोई कंप्लेंट जाती है, पुलिस ऑफिशियल जो भी इन्वेस्टिगेट करते हैं किसी मैटर को, किसी भी कोई भी मौके पे पहुंचना, कोई भी डॉक्यूमेंटेशन तैयार करना, जिसके बाद चार्जशीट फाइल होती है उसको इन्वेस्टिगेशन कहा जाता है। फिर है जुडिशियल प्रोसीडिंग, सेक्शन 2 सब सेक्शन I जुडिशियल प्रोसीडिंग। जुडिशियल प्रोसीडिंग्स का मतलब होता है कोई भी एविडेंस जो कि ऑन ओथ जब विटनेस आता है तो वो लेता है तो उसको जुडिशियल प्रोसीडिंग्स कहते हैं। जैसे कि लिस्ट ऑफ विटनेसेस के बाद कोर्ट में विटनेसेस एग्जामिन होते हैं। फिर आता है सेक्शन 2 सब सेक्शन J लोकल जुडिक्शन। लोकल जुडिक्शन का मतलब है कोई भी मैजिस्ट्रेट, कोई भी CMM, कोई भी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास, उसकी एक लिमिट तय कर दी जाती है कि आपको इस एरिया के आप मैजिस्ट्रेट हैं, अगर उस एरिया के अंदर कोई भी ऑफेंस कमिट होता है तो वो कंसर्न कोर्ट में जाता है। फर्ज करते हैं कि कोई भी एरिया सेक्टर 14, 15, 16 एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, सेक्टर 14, 15, 16 एक मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट रमेश के नाम अपॉइंट होता है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट इन मेट्रोपॉलिटन एरियाज, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास इन अदर देन मेट्रोपॉलिटन एरियाज। तो वो जो भी ऑफेंस उस 3 थाने के अंदर रजिस्टर होगा वो कंसर्न कोर्ट में जाएगा, वहीं पर ही वो पूरा जितना ट्रायल है, सब जो इंक्वायरी है ट्रायल हो वहीं पर ही होगी। ये होता है लोकल जुडिक्शन। नेक्स्ट है सब सेक्शन 2 सब सेक्शन के मेट्रोपॉलिटन एरियाज। मेट्रोपॉलिटन एरियाज का मतलब है जो सेक्शन 8 के अंदर जो एरिया डिफाइन किया गया है मेट्रोपॉलिटन सिटीज का। मेट्रोपॉलिटन सिटीज वो होती हैं जिसमें 1 मिलियन के ऊपर की पॉपुलेशन डिफाइन की गई है एज पर लॉ, जो स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, उनको मेट्रोपॉलिटन एरियाज कहते हैं। नेक्स्ट है सेक्शन 2 सब सेक्शन L नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। जिस तरीके से कॉग्निजेबल ऑफेंस था, ये है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस भी फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर पुलिस ऑफिशियल्स के पास कोई भी पावर नहीं है बिना ऑर्डर के, बिना वारंट के किसी भी को भी अरेस्ट करने की। इसमें डिफाइन भी किया गया है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस मींस एन ऑफेंस फॉर विच एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस case means a case in which a police officer has no authority to arrest without warrant। नॉन कॉग्निजेबल केसेस के अंदर वारंट बहुत ही जरूरी है, बिना वारंट के अरेस्ट इसके अंदर नहीं कर सकते। नेक्स्ट है सेक्शन 2 सब सेक्शन M नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन मतलब कोई भी ऑफिशियल गैजेट में जब कोई भी नोटिफिकेशन आता है किसी भी सेक्शन का,
उसको हम नोटिफिकेशन कहते हैं। फिर डिफाइन होता है सेक्शन 2 सबसेक्शन एन ऑफेंस। ऑफेंस क्या होता है? ऑफेंस होता है किसी भी लॉ में, किसी भी सब्सटेंशिव लॉ में, या कोई भी ऐसा लॉ जिसके अंदर कोई भी हमें प्रेस्क्राइब्ड दिया गया है कि किसी भी कोई भी अपराध अगर होता है तो उसके अंदर ये पनिशमेंट है, उसको हम ऑफेंस कहते हैं, जिसके ऊपर ही ये सारे हमारे जो प्रोसीजर कोड हैं वो चलते हैं। फिर नेक्स्ट है सेक्शन 2 सबसेक्शन ओ, ऑफिसर इंचार्ज पुलिस ऑफ ए पुलिस स्टेशन। ऑफिसर इंचार्ज पुलिस स्टेशन का मतलब है कि जो भी पुलिस स्टेशन का हेड होता है, ऑफिसर इंचार्ज। अगर ऑफिसर इंचार्ज नहीं होता है तो सेम रैंक का पुलिस स्टेशन में जो व्यक्ति होगा उसको हम ऑफिसर इंचार्ज कहते हैं, जैसे एसएचओ, एडिशनल एसएचओ, दीज आर द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन। नाउ सेक्शन 2 सबसेक्शन पी है प्लेस। प्लेस का मतलब है हाउस, बिल्डिंग, टेंट, व्हीकल और वेसल्स, मतलब कोई भी घर, बिल्डिंग, वेसल जहां पर कोई भी ऑफेंस कमिट होगा उसको हम प्लेस की डेफिनेशन में लेंगे। नेक्स्ट है प्लीडर, सेक्शन 2 सबसेक्शन क्यू। प्लीडर मींस कोई भी व्यक्ति जो इस प्रोसीजर कोड के अंदर अपॉइंटेड है कोई भी केस को कंटेस्ट करने के लिए, वो होता है प्लीडर, कोई भी एडवोकेट या कोई भी पर्सन जो लॉ में प्रेस्क्राइब्ड है। नेक्स्ट है सेक्शन 2 सबसेक्शन आर पुलिस रिपोर्ट। पुलिस रिपोर्ट का मतलब है कोई ऑफेंस होता है, इन्वेस्टिगेशन होती है, इन्वेस्टिगेशन होने के बाद जब को पुलिस ऑफिशियल्स 173 सीआरपीसी सेक्शन के अंदर मैजिस्ट्रेट के सामने कोई भी चार्जशीट फाइल करते हैं तो उसको पुलिस रिपोर्ट कहते हैं। नेक्स्ट है पुलिस स्टेशन सब सेक्शन एस। पुलिस स्टेशन का मतलब है कोई भी पोस्ट या कोई भी प्लेस जो कि स्टेट गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया गया है जहां पर जाकर कोई भी कंप्लेंट फाइल हो सकती है तो उसको पुलिस स्टेशन कहते हैं। नेक्स्ट है प्रिस्क्राइब्ड। प्रिस्क्राइब्ड का मतलब है कि कोई भी रूल इस कोड के अंदर प्रिस्क्राइब किया गया है कि किस तरीके से आपको कोई भी लॉ चलाना है तो उसको प्रेस्क्राइब कहते हैं। नेक्स्ट है पब्लिक प्रोसिक्यूटर सब सेक्शन यू इज पब्लिक प्रोसिक्यूटर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर का मतलब है पीपी, शॉर्ट फॉर्म। पीपी का मतलब है जो कोर्ट के अंदर स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। स्टेट मीन जो पुलिस को रिप्रेजेंट करता है या कंप्लेनेंट को रिप्रेजेंट करता है पुलिस की तरफ से, वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है। नेक्स्ट है सब सेक्शन बी सब डिवीजन। सब डिवीजन का मतलब है किसी भी डिस्ट्रिक्ट का सब डिवीजन जो कि स्टेट गवर्नमेंट ऑथोराइज करती है कि आपकी ये लिमिट्स हैं, ये सब डिवीजन है। नेक्स्ट है सम्मन केस। सम्मन केसेस वो केसेस होते हैं जो कि वारंट केस से अलग होते हैं, जिसके अंदर 2 साल से कम पनिशमेंट होती है, 2000 सम्मन केसेस। नेक्स्ट है विक्टिम। विक्टिम जो वर्ड है सब सेक्शन WA है, और ये जो आया था ये आया था बाय अमेंडमेंट इंसर्टेड बाय एक्ट 5 ऑफ 2009, 31 दिसंबर 2009 को विक्टिम वर्ड को इंप्लीड किया गया था। विक्टिम वर्ड का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति जो जिसको कोई भी लॉस या इंजरी हुई है किसी भी ऑफेंस से, जैसे कि कोई चीटिंग का केस है, चीटिंग के केस के अंदर 10 जने हैं, एक जना कंप्लेंट बन गया, वो 9 जने अगर उस एफआईआर में इंक्लूड होना चाहेंगे तो वो हो सकते हैं एज ए विक्टिम। और एज पर दिस अमेंडमेंट सब सेक्शन WA विक्टिम के अंदर गार्जियन भी आ गए थे, उनके लीगल हेयर्स भी आ गए थे। एग्जांपल लेते हैं कि किसी केस के अंदर कंप्लेनेंट की डेथ हो गई और उसके अंदर हमें अपील फाइल करनी है, तो अपील फाइल के अंदर उसके जो लीगल हेयर्स हैं या उसके गार्जियन हैं वो भी अपील फाइल कर सकते हैं एज ए विक्टिम। ये है सब सेक्शन WA जो इंसर्ट हुआ था बाद में। नेक्स्ट आता है सब सेक्शन 10X वारंट केस। वारंट केस वो केसेस होते हैं जिसके अंदर अबव 2 इयर्स पनिशमेंट प्रिस्क्राइब है, जिसके अंदर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, डेथ है, या वो ऑफेंसेस जिसके अंदर पुलिस ऑफिशियल्स बिना किसी वारंट के अरेस्ट कर सकते हैं, विद वारंट, बिना किसी वारंट के अरेस्ट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट है सब सेक्शन Y। सब सेक्शन Y का मतलब है वर्ड एंड एक्सप्रेशन यूज्ड हेयरइन एंड नॉट डिफाइंड but defined in the Indian Penal Code have the meaning respectively assigned to them in that code। मीन्स कोई भी ऐसा वर्ड जो आईपीसी में डिफाइन नहीं किया गया है वो इस कोड के थ्रू हम डिफाइन उसको कर सकते हैं। ये है
सेक्शन 2 डेफिनेशंस। नाउ अब हम आता है सब सेक्शन 3 कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंसेस। कंस्ट्रक्शंस ऑफ रेफरेंसेस का मतलब है कि मैजिस्ट्रेट को किस तरीके से हमने डिफाइन किया गया है कि उनको किस तरीके से हम बुलाएंगे। जैसे कि मेट्रोपॉलिटन एरियाज के अंदर जो डिफाइन किया गया है वो है मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, उनसे जो सीनियर होगा वो होगा चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट। मेट्रोपॉलिटन एरियाज के बाहर जो होंगे वो होंगे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास या चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। ये है कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंसेस। सेक्शन फिर आता है हमारा सेक्शन 4। सेक्शन 4 है ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस अंडर द इंडियन पेनल कोड एंड अदर लॉज। मतलब कि कोई भी ऑफेंसेस जो इंडियन पेनल लॉज में है या कोई भी ऑफेंसेस किसी और लॉज में आते हैं तो उसको ये कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर उनको रूल करेगा। अकॉर्डिंग टू दिस प्रोसीजर सारी जितनी प्रोसीडिंग्स हैं वो होंगी। इसका सब सेक्शन 2 है सेक्शन 4 का। ऑल ऑफेंसेस अंडर एनी अदर लॉ शैल बी इन्वेस्टिगेटेड, इंक्वायर्ड इनटू, ट्राइड एंड अदरवाइज डेल्ट विद अकॉर्डिंग टू द सेम प्रोविजन बट सब्जेक्ट टू एनी इनैक्टमेंट for the time being for regulating the manner or place of investigating, inquiring into, otherwise dealing with such offenses। मतलब कोई भी इन्वेस्टिगेशन होगी तो एज पर दिस सेक्शन 4 होगी। फिर नेक्स्ट आता है सेक्शन 5। सेक्शन 5 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो है सेविंग्स। ये कहता है कि नथिंग कंटेन्ड इन दिस कोड शैल इन द एब्सेंस ऑफ ए स्पेसिफिक प्रोविजन टू द contrary affect any special or local law for the time being in force or any special jurisdiction or power conferred or any special form of procedure prescribed by any other law for the time being force। सेविंग्स का मतलब है कि अगर कोई भी स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में तो किसी भी स्पेशल लॉ पे ये एक्ट अप्लाई नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं कि हमारे कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर हमारे को अपील के सेक्शंस भी दिए गए हैं, लेकिन एक एक्ट है स्पेशल लॉ एग्जांपल पे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर अगर कोई भी हमें अपील करनी है तो उसका सेपरेट प्रोविजन दिया हुआ है सेक्शन 29। तो उसके अंदर जो अपील जाएगी वो सेक्शन 29 डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में जाएगी, ना कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में। इसी तरीके से अगर कोई भी स्पेशल लॉ है तो उसके ऊपर उस स्पेशल लॉ के प्रोविजन अप्लाई होंगे, ना कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के, सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि इसके अंदर कोई ना कोई हमें प्रोविजन दिया गया हो जो ये कहता हो कि आपको इस तरीके से ये प्रोविजन उस स्पेशल एक्ट पे लागू होंगे। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन है चैप्टर 1 सेक्शन 1 टू सेक्शन 5 जिसको हम गो थ्रू हो सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कोई भी एक्ट पढ़ने से पहले, अंदर की डिटेल्स पढ़ने से पहले जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है इंडेक्स, क्योंकि सारे सेक्शंस अगर हम पढ़ेंगे वो डिटेल जाएगा। हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए कि हमें इंडेक्स के अंदर जो हमारे पार्ट्स दिए गए हैं उन पार्ट्स को एक पेपर पे लिखना चाहिए। उसके अंदर हमें प्रोविजन लिखने चाहिए कि जैसे चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 के जो पार्ट्स हैं, चैप्टर 1 के पार्ट्स हैं फ्रॉम 1 to 5, हमने ये लिख दिया पहला इंडेक्स। दूसरा चैप्टर 2 कॉन्स्टिट्यूशनल क्रिमिनल कोड्स एंड ऑफेंसेस, इसमें आते हैं सेक्शन 6 से सेक्शन 25 है। इस तरीके से बाकी जितने भी चैप्टर्स हैं उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं सेक्शन वाइज। तो इस तरीके से हम कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को हम समझ भी सकते हैं और सेक्शन 1 to 5 को इंट्रोडक्टरी पार्ट को हम समझ रहे हैं। थैंक यू।